हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूँ आपके लिए पार्ट 4 कंपनीज एक्ट वन शॉट सीरीज़ का। इससे पहले पार्ट 3 मैंने कंप्लीट करवा लिया, 3 क्लास हो चुके हैं। तुमने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे लगा दूंगा, वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसके सारे नोट्स वगैरह सब कुछ मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दिया, उसका भी लिंक मैं नीचे लगा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी कितने कितने तरह के होते हैं, इसमें हमने बहुत सारे कंपनी ख़त्म कर लिया है। अब जो हमें करना है वो है अदर टाइप्स में। सबसे पहला है गवर्नमेंट कंपनी, और इससे पता है बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक कह सकते हो तुम, हाँ कह सकते हो, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक। सेक्शन 2 क्लॉज 45 गवर्नमेंट कंपनी। ये होता क्या, पहले एग्जाम्पल से समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, कैसे उस पर आएंगे। तो चलो एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ एक। सपोज करो ये एक कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड। अब इस कंपनी में अगर 51% एटलीस्ट, यानी कम से कम अगर 51% पेड अप शेयर कैपिटल कौन हेल्ड करे, गवर्नमेंट हेल्ड करे, तो इस कंपनी को हम लोग मानेंगे गवर्नमेंट कंपनी। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है। एक कंपनी में अगर 51% जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो कोई भी सरकार होल्ड करे, इंडियन गवर्नमेंट होल्ड करे, तो उसको हम लोग मानेंगे गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। अब इस गवर्नमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, देखो इस गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड होता है, यानी सेंट्रल में जिसकी सरकार है अगर वो होल्ड करे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट कोई होल्ड करे, कोई स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है, या सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर होल्ड करे। थोड़ा परसेंट राजस्थान की सरकार होल्ड कर रही है, थोड़ा गुजरात की, थोड़ा बिहार की, थोड़ा बंगाल की, ठीक है। और चौथा कोई सब्सिडरी भी है, अगर गवर्नमेंट कंपनी का अगर कोई सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि इन सिंपल अगर सपोज करो ये XYZ लिमिटेड कंपनी है, इसमें 10% होल्ड कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। 10% होल्ड कर रहा है राजस्थान की गवर्नमेंट, राजस्थान का स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। 20% होल्ड कर रहा है, सपोज कर लो यूपी की गवर्नमेंट 20% होल्ड कर रहा है। तो कितना हो गया, 10 10 20 एंड 20 40%। क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? नहीं। लेकिन मान लो कोई गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडरी है, या कोई गवर्नमेंट कंपनी है या उसका कोई सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी क्या होता है वो मैंने पिछले क्लास में ऑलरेडी समझा दिया है। सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, वो होल्ड कर रहा है और 10% 20%, तो कितना हो गया 60% टोटल। जो 60% पेड अप शेयर कैपिटल है वो किसके कंट्रोल में, सरकार के कंट्रोल में। अरे सिंपल सा लॉजिक है, कोई गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडरी कंपनी है या कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो वो गवर्नमेंट का ही ना, तो कंट्रोल तो गवर्नमेंट के पास ही जाएगा। तो सिंपल सा यही लॉजिक है यहाँ पर कि सरकार के पास बस 51% या उससे ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए, किसी भी तरीके से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई होप कि तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखो गवर्नमेंट कंपनी मीन्स, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, नोट्स बनाने में तुम भी लिख सकते हो, बट एग्जाम में मत लिखना, गलती मत कर देना एग्जाम में। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच एट लीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय ए सेंट्रल गवर्नमेंट, बी स्टेट गवर्नमेंट, सी कॉम्बिनेशन of CG and SG, subsidiary of a government company। बस ये हो गया तुम्हारा डेफिनेशन। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और आता है जो एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा बार घूमता है। व्हाट इज डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी।
डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है भाई? गवर्नमेंट कंपनी हमने समझ लिया 51% किसी भी तरह अगर सरकार होल्ड करे, किसी भी वे में सरकार खुद होल्ड करे, स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करे या फिर उसके सब्सिडरी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होल्ड करे तो हम उसको मानेंगे गवर्नमेंट कंपनी। तो भाई ये डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है? तो देखो मान लो XYZ लिमिटेड, इसमें गवर्नमेंट कितना होल्ड कर रहा है? गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है 50.32%। ठीक है, 50.32% होल्ड कर रहा है। क्या ये 51% है? द आंसर इज नो। ये तो 50.32% है, 51% तो है नहीं। और गवर्नमेंट कंपनी का डिफिनेशन साफ साफ बोलता है कि एटलीस्ट 51% होना चाहिए। तो ये क्या गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगा? द आंसर इज नो, गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाएगा। बट सब्सिडरी कंपनी का अगर तुमको डिफिनेशन याद हो तो सब्सिडरी कंपनी का डिफिनेशन क्या बोलता था कि मोर देन 1/2 होना चाहिए, यानी 50% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 50% से ज़्यादा होना चाहिए। क्या ये 50% से ज़्यादा है? द आंसर इज यस, 50% से ज़्यादा है बट 51% से कम है, यानी रेंज है 50 से अबव, 51 से कम। तो इसको तो हम लोग गवर्नमेंट कंपनी मान नहीं सकते। क्या सब्सिडरी है? हाँ सब्सिडरी है। तो कोई अगर गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडरी है जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं बन पाया बट सब्सिडरी बन गया है तो उसको हम लोग मान लेते हैं गवर्नमेंट कंपनी। इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी शैल बी डीम्ड एज गवर्नमेंट कंपनी। डीम्ड मतलब मान लेते हैं, वो गवर्नमेंट कंपनी है नहीं एक्चुअली में गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए 51% चाहिए, वो बन नहीं पाया, लेकिन हम लोग मान लेते हैं इस एक्ट के पर्पस के लिए कि भाई हाँ वो भी गवर्नमेंट कंपनी है। यहाँ पर क्वेश्चन घूमता है, तो इसको अच्छे से ये बात दिमाग में बैठा लो। एक जो मैं कल बताना भूल गया था, कल के क्लास में नहीं मतलब पार्ट 3 में मैं बताना भूल गया था एक पॉइंट, सब्सिडरी वो लिख लो पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल बी डीम्ड एज पब्लिक कंपनी। अब मान लो एक कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। भाई ये है तो प्राइवेट कंपनी बट ये सब्सिडरी है, किसका है? एक पब्लिक कंपनी का, XYZ लिमिटेड। ये एक पब्लिक कंपनी है, इसका सब्सिडरी कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। एक एक्ट होता है, एक एक्ट क्या मतलब समझ लो, एक पर्पस होता है कॉन्सोलिडेशन ऑफ फंड। ये आगे जाके तुम समझोगे फाउंडेशन में नहीं है। उस कॉन्सोलिडेशन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर एक पब्लिक कंपनी सॉरी, अगर एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी का होल्डिंग कंपनी है, यानी एक प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी का, तो कॉन्सोलिडेशन ऑफ फंड के लिए इस एक्ट के पर्पस के लिए उसको हम लोग पब्लिक कंपनी ही मान लेते हैं, डीम्ड कर लेते हैं। वो है प्राइवेट कंपनी ही, सब कुछ प्राइवेट कंपनी जैसा ही काम करेगा, बस हम लोग मान लेते हैं कि वो पब्लिक कंपनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट कंपनी। नेक्स्ट कंपनी है फॉरेन कंपनी। भाई ये सबसे इजी कंपनी है जहाँ तक मेरे को लगता है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, नाम से ही तुमको पता चलता है फॉरेन कंपनी क्या है। तो देखो कोई भी कंपनी इंडिया के बाहर बना, जैसे कि सैमसंग हो गया, जैसे कि टेस्ला हो गया, तो कोई भी कंपनी अमेजॉन हो गया, इंडिया के बाहर बना और इंडिया में आकर बिजनेस कर रहा है किसी भी तरीके से, इलेक्ट्रॉनिकली आके कर रहा है अमेजॉन जैसा, या फिर फिजिकली आकर इस्टेब्लिश्ड होकर कर रहा है गूगल जैसा, एजेंट के थ्रू कर रहा है, किसी भी तरीके से अगर इंडिया के अंदर वो बिज़नेस कर रहा है, इंडिया के अंदर वो बिज़नेस कर रहा है और इंडिया के बाहर बना है, तो उस कंपनी को हम लोग फॉरेन कंपनी मान लेंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे? फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट registered outside India and
India and has a place of business in India either physically or electronically, or has place of business in India in any other manner। भाई किसी भी तरीके से इंडिया में तू बिजनेस कर रहा है, हम तेरे को फॉरेन कंपनी मानेंगे अगर इंडिया के बाहर तू स्टैब्लिश्ड हुआ है। सिंपल सा लॉजिक है, इसलिए बहुत आसान था ये डिफिनेशन। अब हमें करना है डोरमेंट कंपनी, ठीक है। डोरमेंट कंपनी डिफाइन है अंडर सेक्शन 455। मैंने इस पे बहुत सारे शॉर्ट्स भी बनाए हैं, और मैं हर बार एक बात बोलता हूँ कि डोरमेंट कंपनी कोई कंपनी नहीं, एक स्टेटस है। भाई डोरमेंट कंपनी कोई कंपनी नहीं, एक स्टेटस है जो कि इनएक्टिव कंपनी ले सकता है। मान लो ये मेरा कंपनी है, AKG प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये मेरा कंपनी है और मेरा कंपनी कोई बिजनेस नहीं कर रहा है। भाई मैंने कंपनी बना लिया लेकिन मैं कोई बिजनेस ही नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। मैंने ना ही कोई बिजनेस किया, ना ही कोई बड़ा अच्छा खासा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन भी नहीं किया है पिछले 2 सालों में, 2 इयर्स। ना ही मैंने एनुअल रिटर्न फाइल किया पिछले 2 सालों में। भाई पिछले 2 साल में मैंने कंपनी AKG प्राइवेट लिमिटेड मैंने बना लिया, ना मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, ना ही मैंने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किया है, और ना ही मैं एनुअल रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। तो भाई मैं कर क्या रहा हूँ? मेरा कंपनी तब तो भाई नाम का कंपनी है, कुछ काम धाम तो है नहीं इसका। तो भाई इस सिचुएशन में इस कंपनी को बोला जाता है इनएक्टिव कंपनी। जो कंपनी पिछले 2 सालों में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा, कोई बिजनेस नहीं कर रहा, भाई उसको हम लोग बोलते हैं इनएक्टिव कंपनी। और ये कंपनी अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रार के पास जाकर, और उसको बोल सकता है कि भाई मैं इनएक्टिव कंपनी हूँ, मेरे को स्टेटस दे दो डोरमेंट कंपनी का। अब वो क्यों ये स्टेटस मांगता है कि देखो भाई डोरमेंट कंपनी का अगर स्टेटस होगा तो बहुत सारे एडवांटेजेस तुमको मिलते हैं, बहुत सारे कंप्लायंसेस तुम्हारे कम हो जाते हैं, टैक्स की लायबिलिटी वगैरह बहुत सारे बेनिफिट्स एजम्पशंस मिलेंगे। तो इसलिए जो है एक इनएक्टिव कंपनी सोचता है भाई मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ तो स्टेटस ले सकता हूँ डोरमेंट कंपनी का, तो वो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस जाकर ले लेता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डोरमेंट कंपनी। अब मेनली एक कंपनी इनएक्टिव क्यों होता है? देखो सपोज करो मैं कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने कंपनी अभी सेटअप कर लिया, बट मेरे को प्रोजेक्ट करना है 2030 में जाकर, तो भाई अभी तब तक तो मेरा कंपनी इनएक्टिव ही रहेगा। जब मेरा प्रोजेक्ट ही स्टार्ट 2030 में हो रहा है तो मैं तो इनएक्टिव हूँ, मैं करूँगा ही क्या? जब मेरा काम ही स्टार्ट 2030 में होगा तो उस सिचुएशन में मैं तो इनएक्टिव कंपनी हो गया। मतलब मैं नहीं, मैंने जो कंपनी बनाया वो इनएक्टिव कंपनी हो गया। तो वो कंपनी जा सकता है ROC के पास और बोल सकता है कि देख हमें फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है, अभी हम इनएक्टिव हैं, हमें दे दो स्टेटस डोरमेंट कंपनी का, ताकि हमारे ऊपर जो कंप्लायंसेस है, बर्डन है, वो कम रहे, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं डोरमेंट कंपनी। लिखना कैसे? डोरमेंट कंपनी मीन्स a company which is formed to hold which is formed to made future projects or hold intellectual property rights and has not made
any significant accounting transaction in last two immediately last two preceding फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ मेरे से एक गलती हुआ है और वो गलती 2 मैंने डिजिट में लिख दिया, मेरे को वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। इन लास्ट 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और एन इनएक्टिव कंपनी में मेड एन application to ROC to obtain the status of dormant company। अब मैंने जो डिफिनेशन लिखा वो अच्छे से समझना। देखो, कोई एक कंपनी जो बना है कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई पेटेंट राइट है उसको होल्ड कर रहा है ताकि फ्यूचर में काम आ सके, तो वो कंपनी और उसने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन भी नहीं किया है पिछले 2 सालों में, वो कंपनी या फिर इनएक्टिव कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी, यानी इतना जो बात मैंने बोला ये कंपनी या फिर इनएक्टिव कंपनी, यानी ये सब बात इनएक्टिव कंपनी के लिए ही है। सिंपल सा लॉजिक यहाँ बोल रहा है कि एक इनएक्टिव कंपनी है जो ना ही कोई बिजनेस कर रहा है, ना ही सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर रहा है, ना ही एनुअल रिटर्न फाइल कर रहा है, वो कंपनी सीधा आरओसी के पास जाएगा, एप्लीकेशन देगा और बोलेगा कि भाई हमें डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो। अब इनएक्टिव कंपनी क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई इनएक्टिव कंपनी है क्या। इनएक्टिव कंपनी मीन्स अ कंपनी, इसको हम पॉइंट्स में लिखेंगे, ठीक है। हैज़ नॉट मेड एनी ऑपरेशन और बिजनेस, कोई ऑपरेशन कोई बिजनेस कुछ कर ही नहीं रहा है भाई, ऐसा फ्री में बैठा हुआ है सिर्फ सेटअप होकर। हैज़ नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन उसने कुछ किया ही नहीं है इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। हैज़ नॉट फाइल्ड इट्स एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन लास्ट 2 प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो सिंपल सा लॉजिक है, एक इनएक्टिव कंपनी कौन हुआ, ना ही कोई बिजनेस कर रहा है, ना ही, और यहाँ एक बात ध्यान रखना, और ठीक है, सबके बीच में और है, और इसमें नहीं लगेगा, और है सबके बीच में, यानी एक कंपनी है, ना ही वो कोई बिजनेस कर रहा है, या तो ना ही उसने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किया पिछले 2 सालों में, या उसने एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया पिछले 2 सालों में, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव कंपनी। और वही कंपनी क्या कर सकता है, आरओसी के पास जाकर बोलेगा एप्लीकेशन दे दे भाई डोरमेंट कंपनी का, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है, व्हाट इज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, तो लिखो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, significant accounting transaction shall not include। भाई सिंपल सा बात है, इस दुनिया में कोई भी ट्रांजैक्शन करो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन माना जाएगा, बस नीचे जो ट्रांजैक्शन दिए गए हैं उनको छोड़कर। नीचे कौन कौन से ट्रांजैक्शन दिए हुए, सबसे पहला
पेमेंट ऑफ फीस टू द रजिस्ट्रार टू द आरओसी। भाई आरओसी को अगर तुम कोई फी दे रहे हो तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। दूसरा, पेमेंट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दिस एक्ट। कोई एक्ट का कुछ फुलफिलमेंट है कि भाई ये काम करना होगा, इसके लिए कुछ पेमेंट देना होगा, तो भाई वो दे सकते हो, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। तीसरा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स फॉर फुलफिलमेंट ऑफ दिस एक्ट। भाई हम किसी को शेयर्स दे रहे हैं और वो भी इस एक्ट के फुलफिलमेंट में, इस एक्ट में है कि भाई मेरे को शेयर्स देना होगा, तो इसलिए हम लोग शेयर्स दे रहे हैं, उसमें जो खर्चा वगैरह आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। एंड लास्ट, पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स और ऑफिस। देखो भाई ऑफिस को मेंटेन करना होगा, जहाँ मेरा ऑफिस है, जो बुक्स हम बना रहे हैं, तो रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने के लिए कुछ खर्चे लगेंगे ही, तो वो सब खर्चे हम लोग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मांगेंगे। बाकी भाई जितना भी ट्रांजैक्शन होगा हम लोग बोलेंगे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, ठीक है। और ऑफिस मतलब क्या हो गया भाई, जो ऑफिस खोला है उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा, ठीक है, ऑफिस खोला है इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा, पेपर पे काम हो रहा है, पेपर के खर्चे लग रहे हैं, तो भाई ये सब ट्रांजैक्शन को छोड़ दो, ये सब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन करो तुम, हम उसे मानेंगे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। आई होप कि तुम्हें यहाँ पे क्लियरिटी आ गया होगा। नेक्स्ट कंपनी पे आ जाते हैं, वो है निधि कंपनी। निधि की कंपनी कोई निधि की कंपनी नहीं है, निधि कंपनी है। डिफाइंड अंडर सेक्शन 406, ठीक है। निधि कंपनी एक ऐसा कंपनी है जो कि बना है किसके, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए अपने मेंबर्स के। देखो सिंपल सा है, ये गवर्नमेंट क्या करता है, एक कंपनी है, सारे मेंबर्स ने मिलकर एक कंपनी बनाया और इस कंपनी में इनका मेन मोटिव होता है कि कल्टीवेट करना हैबिट ऑफ सेविंग। देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये एक कंपनी है जो कि कुछ मेंबर्स मिलकर बनाते हैं। सपोज करो 10-20 लोग ने एक कंपनी खोला और उसको एज ए निधि कंपनी रजिस्टर करवा लिया ऑफिशियल गजट में, तो वो कंपनी क्या करेगा, उस कंपनी का मेन मोटिव ये होता है कि भाई अपने मेंबर्स के बीच में एक सेविंग का हैबिट डेवलप करना, और ये कंपनी अपने मेंबर के बेनिफिट के लिए ही काम करता है। अगर किसी मेंबर को कोई चीज़ का पैसे का रिक्वायरमेंट होता है तो ये लोग उसे सस्ते रेट पे पैसा वगैरह दे देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं निधि कंपनी। अगर तुम इसका बुक में डिफिनेशन देखोगे भाई, पिद्दू सा डिफिनेशन है, वहाँ से एक बार रीडिंग मार लेना। अभी तक तो एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, आ भी सकता है। नेक्स्ट है PFI, सेक्शन 2 क्लॉज 72, ठीक है। PFI यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक कंपनी PFI तब माना जाएगा जब वो 2 कंडीशन को फुलफिल कर देगा, यानी एक कंपनी को हम पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कब बोलेंगे, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तब बोलेंगे जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। कौन कौन, पहला एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक्ट। भाई ये कोई एक्ट के द्वारा बना हुआ है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई एक्ट पास किया और उस एक्ट के द्वारा अगर कोई कंपनी बना है तो उसको हम लोग मानेंगे PFI, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद दूसरा एंड है भाई, प्लस मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने हैं। एंड दूसरा हेल्ड 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन। ये गवर्नमेंट कंपनी से मिलता जुलता है। सिंपल सा बात है, एक ऐसा कंपनी जो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के द्वारा बना है और उसमें 51% एटलीस्ट है, एटलीस्ट, ठीक है,
हेल्ड कर रहा है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों का कॉम्बिनेशन, तो उसको हम लोग मानेंगे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कुछ पीएफआई तुमको दिए गए हैं कि कौन कौन पीएफआई है, किन किन को माना जाता है। तो उसमें सबसे पहला जो है वो है, 1 मिनट में देख लेता हूँ। सबसे पहला जो मेरे को पता है, तुम्हारे मॉड्यूल में दिया हुआ होगा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। दूसरा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये सब पीएफआई जैसे माने जाते हैं, इन्हें पीएफआई माना गया है, ठीक है। उसके अलावा एक और है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। मॉड्यूल से एक बार रीडिंग मार लेना। यहाँ तक तुम्हारे सारे टाइप्स कंपनी के ख़त्म हो गए। और अब नेक्स्ट जो हमें समझना है वो है सेक्शन 8 कंपनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, पिछले अटैम्प्ट में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो सेक्शन 8 कंपनी कौन सा कंपनी हुआ? सपोज करो ये मेरा कंपनी है AKG प्राइवेट लिमिटेड। मैंने अपना कंपनी बनाया इस मोटिव से, इस ऑब्जेक्टिव से कि भाई मैं सोसाइटी में एजुकेशन अवेयरनेस या एजुकेशन प्रमोट करूँगा। मतलब मेरा मोटिव है भाई कुछ अच्छा काम करना, ऐसा काम देना करना जो सोसाइटी को बेनिफिट दे। सोसाइटी के बेनिफिट के लिए मैं काम कर रहा हूँ, चैरिटेबल पर्पस के लिए मैं काम कर रहा हूँ। यानी मैंने कंपनी खोला कोई अच्छे काम के लिए जो सोसाइटी को बेनिफिट दे, चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो वैसे कंपनी को हम लोग बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर देखो तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने अकाउंट्स में भी पढ़ा एनपीओ क्या होता है। तो उसको हम लोग लिखेंगे सेक्शन 8 कंपनी आर दोज कंपनी विच आर form to promote art, science, culture, welfare and education etc। मतलब कोई भी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, उस काम के लिए अगर कोई सोसाइटी में कोई बना है कोई कंपनी, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, सेक्शन 8 कंपनी का एग्जांपल मैंने बताया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। जब तुम एनपीओ चैप्टर अकाउंट्स में पढ़ोगे फाउंडेशन में ही, उसमें हर कंपनी क्या करता है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है ताकि उसको पता चल सके कि उसका प्रॉफिट कितना आया। लेकिन जब तुम एनपीओ चैप्टर पढ़ोगे उसमें कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाता है, उसमें कंपनी बनाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्यों वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता है? क्योंकि भाई एक तरफ तुम नाम रख रहे हो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी तरफ तुम प्रॉफिट निकाल रहे हो, तो ये तो सही नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर जो प्रॉफिट आता था उसको हम लोग सरप्लस बोलते थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई ये कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती है, नहीं भाई प्रॉफिट तो कमाएगी, कंपनी है तो प्रॉफिट कमाएगी, बट उसको हम लोग प्रॉफिट नहीं बोलते हैं अकाउंट्स में, उसमें उसको हम लोग सरप्लस बोलते हैं। अब लॉ में ये क्या मैं कनेक्ट क्यों कर रहा हूँ, लॉ में अभी एक पॉइंट मैं लिखूंगा, वो बोलता है कि ये कंपनी अपना प्रॉफिट यूज़ करती है अपने ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने में। यानी मेरा जो एकेजी प्राइवेट लिमिटेड है, इसने जितना भी प्रॉफिट कमाया वो मेरे जो ऑब्जेक्टिव है यानी एजुकेशन को प्रमोट करने का ऑब्जेक्टिव, मैं सारा का सारा प्रॉफिट उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में, उसको अचीव करने में, उसको प्रमोट करने में लगा दूंगा। मैं उस प्रॉफिट का खुद का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो इस यही लाइन में लिखूंगा, प्रॉफिट आर यूज टू प्रमोट इट्स ऑब्जेक्टिव। अपने ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने में ही सारा का सारा प्रॉफिट मैं यूज़ कर लूँगा। उसके बाद एक और पॉइंट लिखो, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर।
अपने मेंबर को वो डिविडेंड पे नहीं कर सकता। प्रोहिबिशन है भाई, भूल जाओ, एक सेक्शन 8 कंपनी में कभी भी डिविडेंड पेमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो प्रॉफिट का इस्तेमाल डिविडेंड देने में नहीं, अपने ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने में लगा देता है। आई होप कि तुम्हें समझ में आया कि सेक्शन 8 कंपनी होता क्या है। अब क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 8 कंपनी को ये पावर्स मिलता कैसे है। भाई ये जो पावर्स मिला है सेक्शन 8 कंपनी को, ये मिला कैसे? तो देखो सिंपल सा बात है, ये मेरा कंपनी है AKG प्राइवेट लिमिटेड। मैं गवर्नमेंट के पास गया और मैंने बोला कि भैया देखिए, मेरा ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन को प्रमोट करना, ठीक है, मैं सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे को सेक्शन 8 कंपनी जैसा काम करना है, मेरे को आप लाइसेंस दे दीजिए, अप्रूव कर दीजिए। तो सरकार जो भी चेक वगैरह करना रहता है वो सारा कुछ चेक करके सरकार मेरे को एक लाइसेंस दे देगा, और ये लाइसेंस जैसे देगा मैं रजिस्टर हो जाऊंगा एज पर सेक्शन 8 कंपनी, और मेरे को बहुत सारे एडवांटेजेस मिलेंगे, बहुत सारे कंप्लायंस रिडक्शन मिलेंगे, बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारा प्रिविलेजेस मिलेंगे। यानी भाई सेक्शन 8 कंपनी का जैसे ही लाइसेंस मिल गया मेरे को बहुत सारे पावर मिल जाएंगे, मेरे कंप्लायंस बहुत कम हो जाएंगे, रिक्वायरमेंट, उसके एडवांटेजेस, बहुत सारे एडवांटेज, बेनिफिट, प्रिविलेजेस, बहुत कुछ बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है? तो देखो सबसे पहला बेनिफिट तुमको मिलेगा, अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड वर्ड यूज़ करने का नीड ही नहीं है, नो नीड। यानी अब AKG प्राइवेट लिमिटेड के नाम के पीछे मैं प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाऊं, मेरे पास पावर है। सारे कंपनी को अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड लगाना होता है, बट मेरे पास सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस है, तो मेरे को पावर मिला है कि भाई मैं अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाऊंगा, लिमिटेड नहीं लगाऊंगा, कौन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये पावर सरकार ने मेरे को लाइसेंस के थ्रू दिया है। दूसरा, कॉल जनरल मीटिंग in 14-day clear notice instead of 21 days। जनरल मीटिंग, GM मतलब जनरल मीटिंग, हर एक कंपनी अपना जनरल मीटिंग अगर बुलाता है तो उसको 21 दिन पहले मीटिंग बुलाने का जो है उसको नोटिस देना पड़ता है कि भाई 21 दिन बाद हम लोग जनरल मीटिंग कर रहे हैं, 21 दिन पहले देना होता है। सेक्शन 8 कंपनी को लाइसेंस ने पावर दिया है कि वो 14 दिन के अंदर अंदर वो नोटिस दे सकता है, ठीक है, 14 दिन के अंदर अंदर नोटिस देकर बुला सकता है जनरल मीटिंग, और बाकी कंपनी में 21 दिन का है, ठीक है। थर्ड, नो नीड ऑफ नॉमिनेशन एंड remuneration committee and shareholder relationship committee। हर एक कंपनी में एक NRC कमेटी होता है, नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी, और एक SRC कमेटी होता है, शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। ये शेयर होल्डर से रिलेशनशिप मतलब उनसे बात वगैरह करता है। नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन कमेटी नॉमिनेशन वगैरह कंपनी का देखता है। अभी इसको समझने का तुमको उतना इन डिटेल ज़रूरत नहीं है, बस समझ लो कि ये कमेटी हर कंपनी में होती है। सेक्शन 8 कंपनी को लाइसेंस मिला है, उनको पावर मिला है, उनको प्रिविलेजेस मिला है कि ये कमेटी उनको बनाने का ज़रूरत नहीं है अपनी कंपनी में, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। हर एक कंपनी में भाई देख लो, हर एक कंपनी में कुछ मिनिमम नंबर्स ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। यहाँ पर वो रिक्वायरमेंट नहीं है, कितना भी तुम डायरेक्टर रखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखो, मिनिमम नंबर
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मिनिमम नंबर यहाँ पर नहीं है, पावर मिला हुआ है इसको। फोर्थ जो पावर मिला है वो है तुम्हारा पास्ट ईयर में क्वेश्चन आया, पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। पार्टनरशिप फर्म जो है मेंबर बन सकता है सेक्शन 8 कंपनी का, ये पावर है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पॉइंट से ये सारे प्रिविलेजेस मिले, उसके अलावा बहुत सारे टैक्स वगैरह में भी बेनिफिट मिले हैं, तो ये तुम्हारे बेनिफिट है। अगर तुमसे कोई पूछे सिग्निफिकेंट पॉइंट्स बता दो सेक्शन 8 कंपनी का, तो तुम्हें यही बताना। और एक चीज़ यहाँ, प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या यूज़ कर सकते हैं? तो भाई कुछ भी यूज़ कर सकते हो, क्लब, एसोसिएशन, ऐसा, ठीक है। अब मैं AKG क्लब लिखूंगा, एसोसिएशन लिखूंगा, ऐसा, ठीक है। अब भाई मेरे को ये लाइसेंस मिला है, लेकिन स्पाइडरमैन का एक मूवी है, उसमें बोलता है जो है पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मान लो मैंने लाइसेंस का गलत इस्तेमाल किया, मैंने लाइसेंस का यूज़ करके कोई फ्रॉड किया, भाई समझ रहे हो, कुछ फ्रॉड कर रहा हूँ मैं, ब्लैक मनी को वाइट मनी कर रहा हूँ, या फिर मैंने अपने ऑब्जेक्टिव को वायलेट कर दिया या नॉन कंप्लायंस कर रहा हूँ मैं इस सेक्शन को कंपाइल ही नहीं कर रहा हूँ, वायलेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। या फिर मैं प्रेजुडाइज कर रहा हूँ, कुछ पक्षपात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं? प्रेजुडाइज कर रहा हूँ टू पब्लिक। यानी कि मान लो मैंने ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाने का कोशिश किया, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन प्रमोट करना, वो ना करके मैं कुछ और प्रमोट कर रहा हूँ, मैं भाई फिल्म को प्रमोट कर रहा हूँ, नॉन कंप्लायंस कर रहा हूँ, मेरे को कुछ कंप्लायंस इसमें करने पड़ते हैं, वो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। या फिर मैं सोसाइटी के अगेंस्ट कोई पक्षपात कर रहा हूँ, यानी कि मैंने एजुकेशन तो दिया, लेकिन सारे एजुकेशन मैंने अपर कास्ट वाले को दिया, लोअर कास्ट को मैं अपने स्कूल में घुसने नहीं दे रहा हूँ, और उल्टा सीधा चीज़ मैं पब्लिक में बोल रहा हूँ, गलत सब चीज़ मैं बता रहा हूँ, झगड़े करवा रहा हूँ, दंगा करवा रहा हूँ, तो क्या ये मैं सोसाइटी के अगेंस्ट गलत कर रहा हूँ, पक्षपात कर रहा हूँ? हाँ, अगर ये 3 सिचुएशन आया तो गवर्नमेंट हमसे हमारा लाइसेंस रिवोक कर लेगी। गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, तुम इस लाइसेंस के हकदार नहीं हो, तुम्हारे पास पावर आया, तुम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाए। गवर्नमेंट रिवोक करके क्या करेगी? सबसे पहले स्टेटस चेंज करेगी, चेंज दी स्टेटस, यानी तुम्हारा जो प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड तुम्हारे नाम के पीछे नहीं था, अब वो सरकार लगा देगी, तुमसे जो पावर तुमको मिला था वो सरकार छीन लेगी। स्टेटस चेंज करेगी तुमको, यानी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में बना देगी लिमिटेड लगा के। उसके बाद 2 काम और कर सकती है, क्या क्या? सबसे पहला वाइंड अप का ऑर्डर दे सकती हो, बोल सकती हो भाई अब तेरे से बिजनेस नहीं होगा, बंद कर अपना कंपनी। या दूसरा वो क्या कर सकती है? एमैलगमेट कर सकती है, एमैलगमेशन, ठीक है। एमैलगमेशन कर सकती है अनदर कंपनी के साथ विथ सेम ऑब्जेक्टिव, जिसका ऑब्जेक्टिव सेम है उसी के साथ मिला देगी। एमैलगमेशन मतलब मिला देगी, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव भी सेम हो, ठीक है। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया हो। अब इसमें एक और केस है यहाँ पर, क्या पेनल्टी भी लगेगा? फ्रॉड के केस में सेक्शन 447 लग जाएगा सीधा एकदम, और उसके अलावा कुछ पेनल्टी भी है। क्या पेनल्टी है ये भी देख लो, पेनल्टी देख लो। सबसे पहला है कंपनी पे पेनल्टी लगेगा 10 लाख मिनिमम, जो कि बढ़कर 1 करोड़ तक हो सकता है। और जो ऑफिसर डिफ़ॉल्ट में होंगे, ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट, उन पे पेनल्टी लगेगा कितना? 25,000 to 25 लाख, ठीक है। मिनिमम 25,000 to 25 लाख लगेगा, और प्लस सेक्शन 447 भी लगेगा अगर फ्रॉड हुआ है तो। इसी के साथ तुम्हारा सेक्शन 8 कंपनी ख़त्म, और तुमने सारे टाइप्स ऑफ कंपनी कर लिया है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, और जिसका रिजल्ट आ रहा है उनका रिजल्ट के लिए।